परिश्रम से अच्छे अंक इसमें आ जाते हैं। ये खास बात भी है। बहुत सारे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी हम रिपोर्ट देखते हैं, कैसा उनका रहा, रिजल्ट रहा, जो सेलेक्ट होते हैं, है ना, सभी प्रकार के विद्यार्थी विभिन्न एग्जाम के, लिटरेचर के भी, एसआई के भी, एलडीसी के भी, अब आपकी भी एग्जाम आई हुई है, तो आपके जो है सभी का ये रेशो रहता है कि विद्यार्थी जो है आपको मतलब इसमें ये विश्वास रहता है कि हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। इसी विश्वास को लेकर के और माइंड मैप जो आपका ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म में, उसकी तरफ से आपको ये मेरी हिंदी की क्लास आपको निर्धारित की गई है, जो आपके पूरे सिलेबस को लेकर के कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर किया जाएगा। सभी प्रकार के इसमें प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और ऐसा नहीं कि भाई केवल विद्वत्ता दिखाई जाए, या ऐसा नहीं कि भाई केवल फॉर्मेलिटी पूरी की जाए, नहीं, एकदम जहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कुछ आए हुए प्रश्न हैं, कुछ आने की संभावना, इस प्रकार के जैसे आते हैं पैटर्न, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सभी प्रकार के पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका ये तैयार किया गया है। और ऐसी क्लास आगे भी आपके जो है तैयार की जाएंगी, और कंटिन्यू, जैसा अभी तक हमारी सारी मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, कंटिन्यू आपकी ये क्लासेस इस प्रकार की चलती रहेंगी मैराथन के नाम से। और आप जो है बस जुड़े रहिए, और आप अपने जितने भी साथी हैं, कोई भी आपके मिलने वाले जूनियर सीनियर, जिन जिन को भी हिंदी की आवश्यकता है, जिन जिन ने ये फॉर्म भरा है, उनको आप बोलिए फटाफट इसको जो है ज्वाइन करें, और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपके पास आगे से आगे आपको जितना भी नोटिफिकेशन है वो आता रहे, नई नई सूचना, क्या क्या आपको नया मैटर है वो आपको सब आता रहे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी आपस में शेयर कर दें आप। ठीक है, तो अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, आ जाते हैं अब, कि आपका जो सिलेबस है वो आपका करीब करीब, इसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे टॉपिक हिंदी के, करीब करीब आपका बहुत सारे टॉपिक आपके जो है इसमें कवर कर लिए हैं, जो सामान्यतः व्याकरण में जो आते हैं लगभग टॉपिक हैं, दो चार छोड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, कुछ नई चीजें भी जोड़ रखी है, जैसे पत्र लेखन है, पत्र लेखन के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाले हुए, तो आपके टोटल आएंगे, देखो 33 नंबर के आएंगे, और आपके जो है आपके 20 जो है प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, और वो टोटल नंबर होंगे आपके 33, 20 आपके प्रश्न आएंगे। तो 20 प्रश्नों के लिए अपन इस तरीके से तैयारी करें कि अपना पूरा प्रयास रहे कि 20 के 20 रहे। चलो कोई आगे भगवान की मर्जी, कोई एक प्रश्न ऊंच नीच हो, कोई बात नहीं, पर हमारा प्रयास ये रहे कि आपके 20 के 20 प्रश्न एकदम आपके क्लियर हो। तो मैं इसके लिए एकदम तैयार हूं आपके साथ, और आप भी एक बार जुड़ जाइए। तो अब अपन चालू करते हैं, कैसे कैसे आपके प्रश्न आते हैं मैं सबको समझाता चलूंगा, ठीक है भाई। ये आप सब्सक्राइब कर लें और सबको अपने साथियों को शेयर कर दें। पहला प्रश्न दिया है आपके, ज्ञानार्जन शब्द में संधि बताइए। ज्ञानार्जन शब्द में, ज्ञानार्जन शब्द में संधि बताइए, कौन सी संधि है। तो आपको क्या करना है, शब्दों का संधि विच्छेद करो, रिवीजन करो। अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि आपके समझ में भी आता जाए। जैसे हमने संधि विच्छेद कर लिया, ज्ञान प्लस है अर्जन, अर्जन तो जानते ही है, अर्जित करना, है ना, ज्ञानार्जित, अर्जित भी लिख सकते हैं, धनार्जित, धन को अर्जित, एक शब्द से साथ 4-5 शब्द और तैयार कर लीजिए। यहां ए और ए को मिलाकर के क्या हुआ है, आ हो गया, तो ये कौन सी संधि हो गई हमारे, दीर्घ संधि। ऐसा जो है आपके दीर्घ संधि में होता है, तो ये आपकी कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है। ठीक है भाई, तो ये दीर्घ संधि का आपका उदाहरण हो गया है। पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पित्रादेश शब्द में कौन सी जो है विच्छेद सबसे अच्छा है। विच्छेद पूछा है, संधि नहीं पूछी, संधि का नाम नहीं पूछा, विच्छेद पूछा है। इस पित्रादेश शब्द को लेकर के एक मुझे याद आया, इसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत बार आया है, पितृ प्लस है अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, ये बहुत बार आपके पूछा जाता है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। ये शुद्धि अशुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। इसको इस प्रकार से आपके क्या है, पित्रानुमति कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये इसके लिए पितृ शब्द है। ऐसे ही और शब्द बना सकते हैं, मातृ अनुमति, मात्रादेश, भ्रातृ यानी भाई तो भ्रात्रादेश, तो ये आपका पितृ आदेश, सी उत्तर हो गया। यहां गे लिखा हुआ है, गे भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदी भाषा है, लेकिन परीक्षा में आपके ABCD भी लिखा हुआ आता है, कभी कभी 1 2 3 भी लिखा हुआ आता है। तो आप कोई भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब अपने एक दूसरे को समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, कोई परेशानी नहीं है। आपकी जैसी इच्छा वैसे आप आराम से समझे। तो ये आपका पितृ प्लस आदेश। अगर कोई संधि का भी नाम पूछे तो ये कौन सी संधि है, यण संधि है, ये आपके यण संधि है। दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अयाति संधि का उदाहरण बताइए। अयाति, सभी का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसका होगा 9 प्लस 1, इसका होगा
देवी प्लस है आगम, इसका संधि विच्छेद होता है बधू प्लस है अर्थ। ये बधू वाला शब्द बहुत आता है, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। ये होता है आपका देह प्लस है अंत। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी इनमें संधि है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें तो है आपकी दीर्घ संधि, इसमें तो आपकी कौन सी है, इसमें तो आपकी दीर्घ संधि है, इसमें आपकी यण संधि है, इसमें भी आपके यण संधि है, और इसमें आपकी अयादि संधि है। और हमसे क्या पूछा है, अयादि संधि पूछा है, तो हमारा ए उत्तर हो गया है। पहला आपका उत्तर कंप्लीट हो गया है, पहला उत्तर आपका कंप्लीट हो गया है। अगला देखते हैं, विषम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। विषम के लिए यानी विषम शब्द है, तो इसमें व्यंजन संधि का नियम लगता है कि कहीं पर ई उ आ जाए, और ई उ के बाद यदि ये से आ जाए तो इस से को हम इस मूर्धन्य से में बदल देते हैं। ये नियम काम करता है, तो ये हमारा विषम हो गया। विषम का अर्थ आप जानते हैं, विपरीत, विषम, विषम परिस्थिति बोलते हैं अपन, ऐसे लोक व्यवहार से प्रयोग कर लिया करो। दैनिक जीवन, हिंदी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। हिंदी में आपके शानदार नंबर आके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हिंदी में शानदार नंबर आएंगे, कम पढ़ने से भी अच्छे नंबर आएंगे। बस आप आराम से प्रसन्नता से आप पढ़ते रहिए, मन लगाकर आप पढ़ते रहिए, शानदार नंबर आएंगे। विषम, तो ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। ई उ के बाद दंत्य से को मूर्धन्य से हो जाता है, ये आपका विषम बन जाता है। विषम का अर्थ मैंने बता ही दिया, अपन बोलते हैं ना विपरीत, विषम परिस्थिति, अपन कई बार क्या बोलते हैं, विषम परिस्थिति। मनः कामना के लिए उपयुक्त बताइए, ये आपके विसर्ग होता है, इसके पहले ए आता है, इसके बाद कै पे फे, ये दो तीन वर्ण आ जाएं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे के ऐसे ही रहता है, ये आपके जो है ऐसे के ऐसे ही रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है आपके कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका मनः कामना ही रहेगा। किसी भी प्रकार की इसमें कोई संधि नहीं रहेगी, इसमें कोई संधि नहीं रहेगी, तो ये मनः कामना ही रहेगा, मनः कामना ही आपको जो है करना है। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे हमने कहा प्रातः काल, जैसे हमने कहा प्रातः काल, अंतःपुर, है ना, मनः प्रसाद, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। अधः पतन, अधोपतन नहीं होगा, अधः पतन, इसमें सबसे ज्यादा आपके मनः कामना पूछा जाता है, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है मनोकामना बोलने की। हम बार बार क्या करते हैं, मनोकामना बोल देते हैं, मनोकामना, है ना। तो ये किताबों में भी आपके मनोकामना लिखा मिल जाता है, इस वजह से ये कई बार आपके प्रश्न आता है कि भाई मनोकामना जो है शुद्ध है, नहीं, गलत है, मनः कामना शुद्ध होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। विसर्ग संधि में ये पढ़ाया जाता है। नाटक में पर्दे के पीछे जो स्थान होता है, इसके लिए एक शब्द बताइए, यानी ये वन वर्ड का प्रश्न आ गया। ये किसका प्रश्न आ गया, वन वर्ड का, है ना। अपने सारे सारे सिलेबस को टच करते हुए चलना है, जितने भी आपके प्रकार के सिलेबस में टॉपिक है ना, सबको ध्यान रखना है। नाटक में पर्दे के पीछे का जो स्थान, आप सबने नाटक देखा होगा, यहां तक कि रामलीला वगैरह देखी होगी, जो भी आपने कुछ देखा तो आपने देखा होगा एक पर्दा लगा रहता है, पर्दे के पीछे जहां से जो है, जहां से आपके पात्र तैयार होकर के निकल के आते हैं, बताइए वो क्या होता है, तो उसको अपन बोलते हैं नेपथ्य। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये वन वर्ड में 10-20 बार आ गया, कई परीक्षाओं में पूछ लिया, इसको नेपथ्य कहते हैं। सज्जाग्रह क्या होता है, मैं सारे शब्द समझा दूं। सज्जाग्रह वो होता है जहां, जिस कमरे में, जिस कक्ष में, जहां पर आपके जो पात्र हैं वो तैयार होते हैं, जिस कमरे में, जिस कक्ष में पात्र तैयार होते हैं, अभिनेता और अभिनेत्री तैयार होते हैं, जैसे मेकअप रूम भी आप कह सकते हैं, तैयार होते हैं, उसको सज्जाग्रह कहते हैं। रंगमंच जहां प्रदर्शन करते हैं, जहां अभिनय करते हैं, उसको रंगमंच कहते हैं। और दर्शक दीर्घा, जिसमें आप बोलते हो ना ऑडियंस, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, आप ऑडियंस बोलते हो या दर्शक बोल सकते हो, हम और आप, जैसे हम लोग कोई कार्यक्रम देखने जाते हैं तो हम कहां बैठेंगे, दर्शक कहां बैठेंगे, दर्शक जिस जगह पर बैठते हैं उसको दर्शक दीर्घा कहते हैं। क्लियर है एकदम, दर्शक दीर्घा उसको बोला जाता है। तो 4 आपके बनवर्ड तैयार हो गए। इसमें पूछा सबसे ज्यादा जाता है नेपथ्य, ऐसी बात नहीं है, सज्जाग्रह भी एक बार आया हुआ है, रंगमंच समास में आया हुआ है, रंग के लिए मंच, पर आपके तो समास का सिलेबस है नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो आपके बाकी ये समास में आया, रंग के लिए, रंग होता है नाचना गाना, तो जो मनोरंजन की चीजें होती है वो रंग कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं ये आपके बढ़िया समझ में आ गया है। अगला प्रश्न आ जाते हैं,
उडुगन शब्द का पर्यायवाची बताइए। उडुगन बहुत अच्छा शब्द है। देखो हमने यहाँ प्रश्नों का जो प्रारूप तैयार किया है वो एक इस प्रकार से तैयार किया है कि आपके एवरेज जैसा प्रश्न आएगा, जैसा आपका लेवल आएगा। लेकिन क्या होता है, सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, कई विद्यार्थियों की थोड़ी सी मांग होती है कि सरल, ज्यादा ही सरल प्रश्न ये तो हमको आते हैं, तो बीच बीच में हम कुछ क्या है कठिन शब्द भी डाल देते हैं, कठिन प्रश्न भी डाल देते हैं। लेकिन ऐसा पेपर में कभी नहीं होता कि सारे प्रश्न कठिन आए, सारे सरल आए। पेपर में भी ये व्यवस्था होती है कि आपके जो है कुछ प्रश्न कठिन आएंगे, कुछ प्रश्न बहुत सरल आएंगे, कुछ प्रश्न मीडियम आएंगे, 2-3 प्रश्न आपको हो सकता है बहुत कठिन आए। ऐसा जो है आपके एवरेज रहता है पेपर में, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, बिल्कुल इधर उधर नहीं किया, बिल्कुल उसको पैटर्न को ध्यान रखते हुए बनाया है आपके। तो उड़गन शब्द का पर्यायवाची पूछा है इसमें, बिल्कुल नया प्रश्न हो गया। पर्यायवाची बताइए। तो देखो मयूर तो किसका पर्यायवाची है आप जानते हो, मोर। तारा, तो ये उड़गन तारा को ही कहते हैं। मगरमच्छ आप जानते हो, मंडूक मेंढक का पर्यायवाची है भाई। मंडूक किसका पर्यायवाची है, मेंढक, मेंढक का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से 4 पर्यायवाची इसमें दिए हुए हैं। आपसे पूछा है उड़ुगन, उड़ुगन का पर्यायवाची बताइए, तो उड़ुगन का पर्यायवाची तारा हो जाएगा। अगला है कादम्बिनी। देखो ये कादम्बिनी प्रश्न 2 तरीके से आता है। एक तो आपके ये ऐसे भी आता है, कादम्बिनी बताइए, जिन जिन के सिलेबस में शब्द युग्म होता है, और एक होता है कादम्बरी, ये ऐसे भी आता है, इसको शब्द युग्म कहते हैं। कई बार पूछा है, 5-7 बार पूछा है। तो कादम्बरी तो क्या है, आपके मदिरा के भाव में आता है, और कादम्बिनी जो होती है ये मेघमाला कह सकते हैं, बादल कह सकते हैं। तो सीधा सा आपका प्रश्न बन गया है कि कादम्बिनी का सही पर्यायवाची बताइए। तो मदिरा तो मैंने बता ही दिया क्या कहते हैं इसको, कंबल आप जानते ही हो। तो मेघमाला इसका हो जाएगा, कामदेव आप जानते हो, सही है ना। तो यहां पर सीधा अर्थ क्या हो गया, मेघमाला। कादम्बिनी स्त्रीवाची शब्द है, इसलिए हमने माला कर दिया, मेघमाला, बहुत सारे बादलों की माला, मेघमाला। अगला प्रश्न है आपके शस्त्रागार। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, शस्त्र प्लस है आगार, ये आपके वस्त्र प्लस आगार, कोई भी शब्द आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आगार का अर्थ होता है भंडार, खजाना। आगार का अर्थ क्या होता है, भंडार, खजाना, है ना, आपके जो गोदाम जिसे कहते हैं, बसों पर लिखा रहता है आगार, तत्सम शब्द है, बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है आपके। तो शस्त्रागार किस संधि का उदाहरण है, तो यहां पर ए और आ मिलकर के दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, दीर्घ संधि। शस्त्रागार, वस्त्रागार, साहित्यागार, कोई भी आप शब्द बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं एक जैसे शब्द को लेकर। मात्सर्य किस संज्ञा का उदाहरण है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे मात्सर्य क्या होता है। तो मात्सर्य आपके क्या होता है, कई इसके पर्यायवाची है, डाह, ईर्ष्या, द्रोह, ठीक है ना, मैंने कई लिख दिया, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये आपस में सब ईर्ष्या के पर्यायवाची है। मात्सर्य किसका पर्यायवाची है, ईर्ष्या के। और ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं, तो ये सब के सब क्या है, मन के भाव हैं। ये सब के सब क्या है, आराम से समझना है आनंद के साथ, ये सब के सब क्या है, मन के भाव हैं। और जितने भी हमारे मन के भाव होते हैं, जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको गिन नहीं सकते, तो ये सब के सब हमारे भाववाची संज्ञा होते हैं। ये हमारे आंतरिक भाव होते हैं, हमारे जो है अनुभूति के विषय होते हैं। इन्हें हम अनुभूति कर सकते हैं, यानी कि अनुभव कर सकते हैं, एक दूसरे को अनुभव करा सकते हैं, हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन इनको गिन नहीं सकते, इनको पकड़ नहीं सकते, बाजार से खरीद नहीं सकते, इनको तोल नहीं सकते। ये हमारे क्या कहलाते हैं, भाव। तो हमारी 3 प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाची संज्ञा, जातिवाची संज्ञा और भाववाची संज्ञा। तो जितने भी हमारे आंतरिक भाव है, न केवल ये ईर्ष्या वाले, बल्कि प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, आपके बनवर्ड में आते हैं ना, तितीर्षा, जिगीषा, जिजीविषा, याद आ गया होगा अब तो आपको, जिघांसा, ये जितने भी हमारे जो है इस प्रकार के जो भावों के शब्द हैं, ये सब के सब आपके भाववाची संज्ञा होते हैं। तो आपको उत्तर अपने आप मिल गया, मैंने उत्तर बताया ही नहीं, केवल समझाया है। तो देखो मात्सर्य कौन सी संज्ञा का उदाहरण हो गया, भाववाची संज्ञा का उदाहरण हो गया। आराम से देख लो, चेक कर लो, आपके कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाची संज्ञा हो गई है। अपने आप ही देखो, व्यक्तिवाची संज्ञा, जातिवाची संज्ञा और द्रव्यवाची। ये जो द्रव्यवाची और ये जातिवाची के भेद हैं 2। एक तो द्रव्यवाची होता है, जब जब आएगा मैं समझाता चलूंगा। एक होता है आपका समूहवाची,
ये दो इसके भेद होते हैं आपके जातिवाची के, समूहवाची और द्रव्यवाची। ठीक है, संज्ञा प्रधानतः 3 है, बाकी 2 भेद है। ये आप देखेंगे आपके 4th ग्रेड की नई बुक आपकी ये उपलब्ध है, माइंड मैप की ओर से आपको तैयार हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है। आप आराम से जो है घर बैठे यदि आपको मंगानी है तो आप देखो ये ऑर्डर करें, यहां से आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है, घर बैठे आप ऑर्डर करें। व्हाट्सएप नंबर है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है ना, कॉल से बचे, व्हाट्सएप करें और ये आपका नंबर है। आप इस नंबर पे जो है आप क्या करें, आराम से व्हाट्सएप कर दीजिए और आप घर बैठे आप अपनी बुक मंगा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया मेहनत से आपको तैयार की गई है, एकदम परफेक्ट सिलेबस के आधार पर बनाई गई है एकदम आपके। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपके लाइव बैच भी आप जो आपके 4th ग्रेड वाले जो लाइव बैच हैं कंटिन्यू कंप्लीट कोर्स के, वो बैच भी आपके जो है चल रहे हैं, उनको भी आप परचेज करके और जो है आप इस तरीके से आप ले लीजिए और अपना लिंक करके और कोर्स चालू कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो ये आपको सारी जानकारी आपको दे दी गई है, बीच बीच में आप इनको देख लीजिए, अपने साथी को भी भेजते रहिए, है ना, आपका परोपकार का भाव होना चाहिए। ठीक है, हमारा तो भला हो ही रहा है, हम दूसरे का भी भला करें। अगर हमारी वजह से किसी को अच्छा ज्ञान मिलता है, किसी को सही जो है कोचिंग मिल जाती है, सही कोर्स मिल जाता है, तो देखो हमको भी उसकी दुआएं लगेंगी, तो आप आराम से एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। ठीक है ना, ये तो बड़ी वैकेंसी है, खूब ज्यादा संख्या है, विद्यार्थी जो है सभी आस लगाए बैठे हैं। ठीक है ना, वैकेंसी और भी खूब आ रही है, आपकी बार राजस्थान में खूब वैकेंसी आ रही है, तो आप जो है आराम से तैयारी करें और आराम से आप जुड़े रहें। और ये बुक्स का आप जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, आराम से आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। आपके हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग माने जाते हैं, एक संस्कृत के, दूसरे हिंदी के, तीसरे विदेशी। तो जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनके तो ज्यादातर यानी 22 है, सब 22 कर दिए, 22 संस्कृत के, 22 हिंदी, 22 विदेशी। तो जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है वो तो अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं। परा का अर्थ श्रेष्ठ भी हो जाता है, परा का अर्थ विपरीत भी हो जाता है, परा का मतलब हारने अर्थ में भी हो जाता है, परा का मतलब अच्छाई में भी हो जाता है, पराकाष्ठा चरम सीमा, परा विद्या बहुत अच्छी विद्या, पराभव हारना, पराजय हारना, पराजित हार जीत है। तो इस प्रकार से आपके हार जीत तो ऐसे मतलब आपकी क्या है, परा तो कई अर्थों में आ रहा है। लेकिन जो हिंदी के उपसर्ग हैं, पर हिंदी में आता है, पर किस में आता है, हिंदी में। तो जो हिंदी के उपसर्ग हैं और जो विदेशी उपसर्ग हैं उनमें ज्यादातर आपको एक ही अर्थ मिलेगा, ज्यादातर, कोई एक दो को अपन छोड़ देते हैं तो ज्यादातर आपको एक ही अर्थ मिलेगा, उनका एक ही अर्थ होगा, वो निश्चित होगा, हिंदी वालों का और विदेशी वालों का। तो पर का एक ही अर्थ होता है दूसरा पराया, इसका एक ही अर्थ होता है दूसरा या पराया। अब इसका एक ही अर्थ होता है तो अब बताइए सबसे पहले पराधीन का अर्थ क्या है। जरूर नहीं है पराधीन, हम कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, पराश्रित, पराश्रित, पर यानी दूसरे के आश्रित। तो इसके अर्थ से ही पता लग जाएगा, आपको संधि विच्छेद करना या बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी आधी से ज्यादा समस्या तो आपके पढ़ने से, उच्चारण करने से, उसको धैर्य से समझने से ही क्लियर हो जाएगी। तो आराम से आप देखिए, पराधीन का क्या अर्थ हो गया, पर यानी दूसरे के अधीन। तो जो दूसरे के अधीन है वो पराधीन है, दीर्घ संधि है तो उपसर्ग कौन सा हो गया, पर हो गया। देखो ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही है, ख बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पर्यायवाची जैसा पूछा है, बनवर्ड जैसा पूछा है, ब्रकोदर। ब्रकोदर इन दिनों नहीं पूछा, बहुत पहले आपके पूछा हुआ है, ब्रक प्लस उदर। ब्रक का यहां अर्थ होता है भेड़िया, गुण संधि है इसमें, इसमें गुण संधि है, लेकिन आपसे संधि नहीं पूछी। ये बनवर्ड स्टाइल में पर्यायवाची दोनों का मिक्स प्रश्न है, ये पर्यायवाची भी काम आ रहा है और बनवर्ड में भी काम आएगा। तो ये ब्रकोदर भीम के लिए आता है, क्यों, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो ब्रक यानी जो भेड़िया होता है वो ज्यादा खाता है, प्लस वो खाता ही रहता है, वो बार 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 खाता ही रहता है। तो ऐसे ही जो भीम है इसको खाने का ज्यादा शौक था। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि घर में जितना खाना बनता है, यानी कि द्रौपदी खाना बनाती, तो देखो कुंती भी हैं, 5 भाई भी हैं, है ना आपके, और बच्चे भी हैं। तो इस प्रकार जितना खाना बनता है उस पूरे खाने में से आधा खाना भीम को अलग से निकाल के रख दिया जाता है। वो कब खाएगा, वो लेट खाएगा, वो अभी खाएगा, वो उसकी टेंशन, उसको अलग निकाल के रख दिया जाता है, बाकी आधे में से सबको खाना परोसा जाता है। भीम को खाना परोसने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो एक साथ लेके बैठेगा और वो खा लेगा। ये भीम की आदत थी, इसलिए इसकी तुलना किससे की है, ब्रक यानी भेड़िया। वो भेड़िया भी ऐसे ही खाता रहता है, इकट्ठा कर लेता है, खाता रहता है, खाता रहता है, जब मन करता है खाता रहता है। इसलिए उसकी तुलना किससे की है, ब्रक मानी भेड़िए के जैसा, उदर यानी पेट, भेड़िए के जैसा पेट वाला।
यहाँ पेट का मतलब कोई डिजाइन से नहीं है, यहाँ खाने से मतलब है। तो भीम की जो आदत थी अब आप भूलोगे नहीं कभी भी, न आपको रटना पड़ेगा बिल्कुल। ऐसी छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी बातें, इनसे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ ब्रकोदर किसके लिए आता है? भीम के लिए। बहुत बार पूछा हुआ है भीम को, और भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, पविकाय, पवि वज्र को कहते हैं, ये भी पूछा हुआ है ना। वज्रांग, वज्र के जैसा अंग, वज्रांग तो जानते होंगे, वज्र, बजरंगबली हनुमान जी को भी कहते हैं वज्रांग, क्योंकि हनुमान जी का शरीर भी कैसा है? वज्र के जैसा मजबूत है। अब आप कहोगे वज्र क्या है? इंद्र का हथियार है वज्र, जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था। महर्षि दधीची की हड्डियों से जो बनाया गया था वह वज्र है हथियार। इंद्र वृत्त नाम के राक्षस को मारने के लिए बनाया, बड़ा मजबूत हथियार है, पत्थर से भी ज्यादा कठोर, लोहे से भी ज्यादा कठोर है, बहुत मजबूत है। तो इस प्रकार से पवि वज्र को ही कहते हैं, वज्र भी वज्र को ही कहते हैं, वज्रांग, पविकाय, ठीक है। तो ये सब, ये पविकाय भी पूछा हुआ है, आपके वज्रांग भी आया हुआ है, ये पर्यायवाची माता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भीम का। हनुमान जी के लिए कम आता है, भीम के लिए ज्यादा आता है, ठीक है भाई। तो आपके ब्रकोदर, ब्रकोदर हनुमान जी के लिए नहीं आता, ब्रकोदर केवल भीम के लिए आता है। ये हनुमान जी और भीम दोनों के लिए आते हैं, लेकिन भीम का परीक्षा में भीम के लिए ज्यादा आया है, ठीक है ना। हनुमान जी का तो शायद ही कभी आया हो, भीम का 5-7 बार आ गया। चलिए ये अभी लेटेस्ट भी आया हुआ है, ऋत्विज, ये अक्सर आता रहता है, ये ऋत्विज, ऋत्विज है ना। आपकी जो क्लास चलती है तो क्लास में भी अपन चर्चा करते हैं आपके ऋत्विज। ऋत्विज क्या होता है? जो यज्ञ कराने वाला होता है, जो यज्ञ कराने वाला होता है वो क्या होता है? ऋत्विज होता है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आपके क्या होते हैं, अलग अलग और होते हैं, जैसे अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, ऐसे मतलब ये अलग अलग और होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये 16 तक इनकी संख्या होती है अलग अलग, 4 उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऋत्विज होता है यज्ञ कराने वाला, ठीक है। तो आपका प्रश्न बन गया, जो यज्ञ कराता है, आपको कोई यज्ञ कराना है, यज्ञ से मतलब कोई छोटा बड़ा मतलब नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कई बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, 1000 कुंड का यज्ञ होता है, लेकिन चाहे घर में आप छोटा सा यज्ञ कराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यज्ञ कराने जो पंडित आएगा उसको ऋत्विज कहते हैं। तो हमारे यहाँ प्रश्न बन गया, यज्ञ कराने वाले के लिए ऋत्विज आता है। क्या हो गया? ये वन वर्ड का प्रश्न हो गया आपका। अगला है, निम्न में से द्वंद्व शब्द है, यानी कि सीधी सी बात है, आपके द्वंद्व शब्द कौन से प्रकार का शब्द है? आपने देखा होगा आपके सिलेबस में है तत्सम शब्द, है ना, इनको बोलते हैं अपन आपकी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, कि भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे आए। आपके 4 प्रकार के शब्द हो जाते हैं। एक तो होते हैं तत्सम, जो संस्कृत से लिए गए, एक होते हैं तद्भव, जिनमें संस्कृत से लेकर थोड़ा परिवर्तन कर लिया, एक होते हैं देशज, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए, एक होते हैं विदेशज, जो अंग्रेजी भाषा या उर्दू इनसे लिए गए आपके, है ना, जो उर्दू से लिए गए। तो आपके इस प्रकार से कई प्रकार के जो है ये शब्द हैं आपके। इसके अलावा कुछ संकर और होते हैं, 4 तो आपके मान्य है, बाकी संकर जिनको मिश्रित कहते हैं, द्विभाषी कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी से ले लिया, गाड़ी हमने हिंदी से ले लिया, तो रेल और गाड़ी दोनों मिलाकर क्या बना लिया? मिश्रित शब्द। टिकट, खिड़की, टिकट अंग्रेजी से ले लिया, ब्रेड, पकोड़ा, ब्रेड अंग्रेजी से ले लिया, पकोड़ा हिंदी से ले लिया। तो ऐसे 2 भाषाओं से मिलाकर के शब्द बना लिए जाते हैं, और इस प्रकार के शब्द आपके जो है पूछे जाते हैं। फिर तो आपका यहां पूछा है कि द्वंद्व समास कौन सा है? तत्सम है, देशज है, संकर है, तद्भव है। तो सीधी सी बात है, कौन सा है? तत्सम है, ठीक है। द्वंद्व समास याद आ गया, द्वंद्व का मतलब जोड़ा। संस्कृत का शब्द है द्वीर, द्वीर जायते इति द्वंद्व, संस्कृत में व्याख्या दी गई है, दो दो का जिसमें जोड़ा होता है उसे द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व शब्द संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द है। एक बार ऐसे प्रश्न आया है कि तत् और सम, इसमें जो है तत् का क्या मतलब है? तो तत् का मतलब क्या है? संस्कृत, हमारी संस्कृत वैदिक और लौकिक, तो विशेषकर लौकिक संस्कृत। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृत आज भी हमारी उसी मर्यादा पर, अपने उसी उच्च आसन पर अधिष्ठित है। मंत्रों को आज भी वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही उनका अर्थ होता है, वैसे ही पूजा होता है, वैसे ही विधि विधान है। लौकिक संस्कृत में चेंज आया, जो धीरे धीरे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सौर सैनी, और सौर सैनी में से क्या निकली? हमारी हिंदी। और जो गुर्जरी अपभ्रंश है, सौर सैनी अपभ्रंश में तो हमारी इधर की हिंदी निकली, पश्चिमी ब्रज वगैरह, और जो गुर्जरी अपभ्रंश है आपके पश्चिमी राजस्थान वाली, गुजरात से संबंधित, तो गुर्जरी अपभ्रंश से आपकी मारवाड़ी वगैरह निकली, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां निकली। तो इस प्रकार से आपके जो है ये प्रश्न भी आ जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपके सौर सैनी अपभ्रंश से हुई। राजस्थानी की आ जाए,
मारवाड़ी किया जाए तो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। ये ध्यान रखना, छोटे मोटे प्रश्न है। हिंदी शब्द खुद, हिंदी शब्द अगर कोई आपसे पूछ ले खुद जो हिंदी शब्द है आपका, तो ये हिंदी शब्द ध्यान रखना हिंदी का नहीं है, ये खुद फारसी भाषा का है, ध्यान रखना। और ये किससे बना है? ये सिंध से बना है। किससे बना है? सिंध से बना। ये विदेशी लोग सैको है बोलते थे। आज भी आपने देखा होगा ये ईरानी वगैरह का प्रभाव हमारे सिंध नदी के उधर पड़ा, यानी इधर की तरफ, तो आपके पश्चिमी क्षेत्र में जब पड़ा तो उधर के लोग आज भी सैको है बोलते हैं। तो हमारा सिंध प्रदेश है ही आपको, उस सिंध को हम क्या बोलने लगे? हिंद बोलने लगे, और हिंद प्रदेश की भाषा हिंदी हो गई। ठीक है, इसी से हिंदुस्तान पड़ा, इसी से हमारा हिंदू, ये काफी सारे शब्द जो है इसी से पड़े हैं आपके। तो सिंध से हिंद, ये विदेशी लोग विशेषकर ईरानी लोग आपके सैको है बोलने लगे, तो सिंध से आपका हिंद हो गया, और हमने फिर इसी से धीरे धीरे हिंद यानी हिंद प्रदेश की भाषा हिंदी हो गई आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो हिंदी शब्द फारसी है, सिंध से बना है। हज्जाम शब्द किस भाषा का है? बहुत बढ़िया है, हज्जाम हिंदी का है भाई। हज्जाम जानते तो हो, जो अपने वो बनाता है ना, दाढ़ी वाड़ी बनवाते, कटिंग वटिंग करवाते हैं अपन, उसको हज्जाम कहते हैं। ठीक है, तो हज्जाम शब्द आपका जो है हिंदी भाषा का है। ठीक है, हिंदी भाषा का है। अगला प्रश्न है ससुराल शब्द कैसा है? तो देखो इसका तत्सम तो ये होता है स्व सु रा ल, फिर इससे हमने क्या बनाया? ससुराल बनाया। तत्सम शब्दों को थोड़ा सरल करके, उनका बलाघात कम करके, जो हमने थोड़ा परिवर्तन करके प्रयोग किया उसको तद्भव बोलते हैं। और उससे भी और ज्यादा हमने कर दिया शास्त्रों वगैरह, ऐसा राजस्थानी में ज्यादा बोलते हैं शास्त्रों, है ना। तो इस प्रकार से हमने और भी इनमें चेंज कर लिया। तो ये हमारा तत्सम हो गया, ये हमारा तद्भव। तो हमारा ससुराल कौन सा उत्तर हो गया? तद्भव उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका ए उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न है मुंह छुआई मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुंह छुआई मुहावरा जो है इसका सही अर्थ हमको बताना है। क्या होता है भाई मुंह छुआई मुहावरा? देखो मुहावरे का प्रश्न आ गया। देखो भाई मुंह छुआई का मतलब ये होता है किसी को झूठ मूठ कोई बात कहना। क्या मतलब? झूठ मूठ। जैसे आपको किसी को निमंत्रण देना है, किसी को घर बुलाना है, अब आप उसको चालू कह दो, ठीक है भाई काका आ जाना, प्रोग्राम है, ये लो, और एक उसको अच्छे से बिठा करके समझा के जरूर आना है, पक्का आना है, दोबारा बुलाने आऊं क्या, मैसेज करूं क्या, फोन करूं क्या, कार्ड देने आऊं क्या, बुलाने आऊं क्या, पक्का आना है, जरूर आना है, नहीं आए तो मैं फिर आऊंगा, ये वो है। आप बहुत अच्छे से बुलाओ, प्रेम से। और एक आप केवल क्या करो, चलती सी बात कह जाओ, ठीक है देख लेना काका, कोई बात नहीं, तेरे आ जाना, आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो मत आना, ये लो। तो ये क्या कहलाएगा? मुंह छुआई। तो यहां पर क्या अर्थ हो गया? ऊपरी मन से कुछ कहना। पहला ही उत्तर हो गया। मुंह छुआई का क्या मतलब हुआ? किसी को किसी भी कार्य के लिए ऊपरी मन से कुछ कहना। ठीक है, ऊपरी मन से कहना, मन से नहीं कहना, ऊपरी मन से कहना। मुंह छुआई केवल यानी हल्का सा होठ हिला दिया, उसके समझ में आया कि नहीं आया, सुना कि नहीं सुना, हाँ ना कुछ किया कि नहीं किया, उत्तर दिया कि नहीं दिया, हमने ऊपरी मन से कह दिया, तो वो क्या कहलाएगा? मुंह छुआई कहलाता है। अन्वेषण शब्द बहुत बार पूछा है। अगर इसको संधि उपसर्ग कई तरीके से देखें, इससे दो शब्द और बन जाते हैं। छिद्रान्वेषण, ये बहुत बार आता है आपके वन वर्ड में भी आ जाता है ये छिद्रान्वेषण, दूसरे में कमी निकालने वाला। छिद्रान्वेषण क्या होता है? दूसरे में कमी निकालना। और इसका अन्वेषी कर देंगे यदि छिद्रान्वेषी, अगर इसका हम ऐसे कर देंगे छिद्रान्वेषी, तो ये हो जाएगा दूसरे में कमी निकालने वाला। छिद्रान्वेषण हो जाएगा दूसरे में कमी निकालना, और छिद्रान्वेषी हो जाएगा दूसरे में कमी निकालने वाला। तो इस प्रकार से जो है अन्वेषण शब्द की यदि संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस एषण, ऐसे बहुत सारे शब्द है जैसे अन्वेषण, अन्वीक्षा, अन्वय, अन्वित, अन्वीक्षण, अन्वीक्षक। तो इस प्रकार इसमें कौन सी संधि हो गई? यण संधि, क्योंकि ऊ को क्या हुआ? वे, ई को यह होना, ऊ को वह होना, री को रे होना, कौन सी संधि है? यण संधि। चंग पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कितना शानदार है, देखो चंग पर चढ़ाना, है ना। चंग पर चढ़ाने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो चंग क्या होता है। तो देखो जिस प्रकार हम कोई घोड़े आदि को चालू करेंगे, या कोई आप गाड़ी चालू करते हो तो उसको तैयार करते हो, उसकी हवा पानी चेक करते हो, तो ऐसे ही जो घोड़े की जीन आदि कसते हैं, उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? चंग चढ़ाने के संदर्भ में कहते हैं, उसकी जीन कसने के संदर्भ में कह रहे हैं। यानी कि किसी को क्या करना? उत्तेजित कर देना, जोश दिला देना कि हाँ भाई शाबाश,
तो ये हमारा क्या हो गया, चंग पर चढ़ाना, किसी को उत्तेजित कर देना, ठीक है, किसी को भड़का देना, चंग पर चढ़ा दिया, भड़का दिया। कोई बेचारा शांत बैठा था, दो दोस्त थे, लड़ा दिया उसको, चढ़ा दिया चंग पर, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने पूरी भूमिका बना दी और उसको लड़वा दिया, चंग पर चढ़ाना। प्रांत भूमि किसे कहते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है और इन दिनों पूछा भी नहीं है, बहुत पहले एक बार पूछा गया था, कम से कम हो गए होंगे इसको 8-10 साल पहले, तब पूछा गया। बिल्कुल आपके लिए नया शब्द है, ज्यादातर गाइडों में भी नहीं मिलता है। तो जो आपके प्रांत भूमि, जहां से अपना कोई रास्ता जाता है घर में, जहां से सीढ़ियां होनी चाहिए, ठीक है ना, ये कई तरह का है। देखो ये आपके इसमें प्रतिहार भूमि भी आता है, ये प्रतिहार भूमि, जिसके लिए एक शब्द और आता है प्रतिहारी, ये बहुत ज्यादा आता है, ये रेगुलर आता है, ये तो रेगुलर आते हैं दोनों शब्द, ये वाला आपके कम आता है। तो देखिए ये तो क्या होता है, प्रतिहार भूमि, जैसे घर का हमारा मुख्य दरवाजा है और उसके आगे जो खुली जगह होती है, जिसे हम देसी भाषा में कई जगह पौड़ी कहते हैं, कई जगह दालान कहते हैं, कई जगह खुला आंगन कहते हैं, खुला आंगन कहते हैं। तो आपके जो है प्रतिहार भूमि वो कहलाती है और उसकी जो रखवाली करता है वो प्रतिहारी होता है, द्वारपाल जिसे कहते हैं। लेकिन जो प्रांत भूमि है, जहां खुली जगह हो और खुली जगह के बाद हम अंदर जाएंगे, कोई सीढ़ी होगी, चाहे 2 सीढ़ी हो, चाहे 10 सीढ़ी हो, चाहे 15 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, है ना, सीढ़ी आपकी विषम संख्या में होती है, इसलिए मैंने विषम संख्या बोल दी। तो आपकी जो सीढ़ियां होती हैं, तो वो सीढ़ियां जो होती है आपकी, तो वो सीढ़ी जहां से चालू हो जाती है, सीढ़ी, उस जगह को आपके प्रांत भूमि कहते हैं, जिसके लिए आपके कौन सा शब्द आता है, सोपान, सोपान जगह कहते हैं। सोपान क्या होता है, एक एक सीढ़ी चढ़ना, सोपान, तो जहां से थोड़ा चढ़ना होता है। श्वेतापांग का सही पर्यायवाची थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इस शब्द को यदि आप प्रैक्टिकल भी देखोगे, अपने आसपास के वातावरण में देखोगे, तो आपको एकदम सटीक लगेगा। मोर का पर्यायवाची है ये, मयूर। क्यों, मैं समझा देता हूं आपको। श्वेत मानी सफेद, अपांग, अपांग का मतलब होता है भ्रू या भौएं, जिसकी भौएं सफेद हैं। तो याद करो, मोर की भौएं यानी जो पलकें हैं ना, वो कैसी होती हैं, सफेद होती हैं। मोर की पलकें सफेद होती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, श्वेतापांग। जैसे तोते की चोंच लाल होती है, ऐसे समझाया करो, इसकी क्या होती है, तोते की चोंच लाल होती है, रक्त तुंड कह सकते हैं उसे। ऐसे ही कबूतर की आंखें लाल होती है, इसलिए उसको रक्त लोचन कहते हैं। देखो एक शब्द के साथ 4-5 शब्द तैयार कर लिया करो। आपके रक्त लोचन, उसको रक्त लोचन कहते हैं। रक्त मानी लाल, लोचन मानी आंख, तो जिसके नेत्र लाल हैं। किस शब्द में 2 उपसर्ग हैं, देखो उपसर्ग का प्रश्न आ गया। 2 उपसर्ग, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते, प्रय उपसर्ग है और आपके उत उपसर्ग है और नति है, इसमें भी 2 हैं। अव्यय में आपका ए और व्यय है, तो एक उपसर्ग हो सकता है। समास में सम उपसर्ग है और आस शब्द होता है, क्रिया होती है। तत्पुरुष में तत् को मान लेते हैं और पुरुष है, तो भी इनमें सब में एक एक है, तो हमारा पहला उत्तर हो गया। पहले में आपके 2 उपसर्ग हैं। देखो कई बार आपके 2 उपसर्ग पूछ लिया जाता है, 2 उपसर्ग नहीं है, और कई बार 2 से ज्यादा भी पूछा है, 3 उपसर्ग वाले भी पूछे, जैसे में 2, ये शब्द बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये लगातार से ही आ रहे हैं, हर 1-2 एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो इसमें दुरुपसर्ग है, बी उपसर्ग है, इसमें अब उपसर्ग है और हार शब्द है। इसी प्रकार से एक और है आपके दुर्व्यवस्था, दुरुपसर्ग है, बी उपसर्ग है, अब उपसर्ग है और स्था है, ठीक है ना। तो ये आपके जो है 3-3 उपसर्ग हो गए। देखो इस तरीके के प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं, ये दोनों ही सवाल आपके बहुत बार आए हुए हैं कि किस विकल्प में 3 उपसर्ग है, 2 से अधिक उपसर्ग है, कई तरीके से आपकी आ जाते, रेगुलर आए हैं ये। तो ये आपका 2 उपसर्ग पूछ लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वार्थ में कौन सा उपसर्ग है। हम संधि विच्छेद करते हैं, स्व प्लस अर्थ। स्व मानी स्वयं का, अर्थ का मतलब हो जाता है प्रयोजन, उद्देश्य। जो स्वयं का प्रयोजन सिद्ध होता है वो क्या कहलाता है, स्वार्थ। स्व मानी स्वयं का, अर्थ मानी प्रयोजन। अर्थ के कई अर्थ हैं, अर्थ शब्द का अर्थ, अर्थ मानी धन को कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ के कई अर्थ हैं, अर्थ के लिए अर्थ में भी होता है, दानार्थ, दान के लिए, प्रयोजन कई अर्थ में आता है, यहां प्रयोजन ही है। स्व मानी स्वयं का, अर्थ मानी प्रयोजन, जिसमें स्वयं का प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्वार्थ। भाई मेरा काम बन जाए, तो ये स्वार्थ ही तो हुआ ना। तो इस प्रकार से आपका स्व, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्व उपसर्ग हो जाएगा।
अगला है शासकीय पत्र में नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है, देखो आपका बिल्कुल पत्रों से संबंधित प्रश्न आगे। आपके 8-9 प्रकार के पत्र हैं। शासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, निविदा है ना। ऐसे आपके टोटल मिला के आप अपना सिलेबस सबने देख रखा होगा, क्योंकि सब छात्र आजकल एक्टिव हैं, तो आपने देखा होगा। तो आपके जो है शासकीय पत्र पूछा है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, प्रशासन के काम से, घर के काम से नहीं। आपके सिलेबस में घरेलू पत्र नहीं है बिल्कुल। पत्र बहुत प्रकार के हैं। व्यावसायिक पत्र जो व्यवसाय में काम आते हैं, प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन जो किसी को 2 दिन की छुट्टी लेने के काम आते हैं, है ना। नियुक्ति आदि पत्र जो प्रशासन के होते हैं। एक होता है आपके घरेलू माता पिता भाई बहन, इनको जो पत्र लिखते हैं। व्यवसाय जो दुकानदार आपस में लिखते हैं। आजकल तो ये ऑनलाइन हो गया, तो सब जो है इंटरनेट ने ले लिया है, लेकिन ये पत्र अब भी प्रशासन में चलते हैं, ऑनलाइन भी इनको लिखा जाता है। बस घरेलू पत्र बंद हो गए, क्योंकि उसकी जगह पूरा ऑनलाइन हो गया, मोबाइल हो गया। बाकी व्यवसाय में भी अभी भी चलते हैं, ये भी अभी भी चलते हैं। व्यवसाय में कम हो गया, प्रशासन में तो अभी भी चलते हैं, ठीक है ना। बस ये कि भाई कागज पे नहीं जाएंगे तो ऑनलाइन जाएंगे, पर अभी भी चलते हैं ये लेटर। तो ये आपके शासकीय पत्र होता है जो एक अधिकारी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजता है, यानी कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को प्रशासन के काम से जो लेटर भेजता है वो शासकीय पत्र कहलाता है। किसी भी पत्र के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जहां पर महोदय आदि, प्रेषक, प्रेषित आदि विषय संदर्भ लिखे जाते हैं। बीच का मध्य भाग कहलाता है, और जहां भवदीय वगैरह हस्ताक्षर करते हैं, कॉपी वॉपी भेजते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, अंतिम भाग समापन कहलाता है। तो यहां पर आप देखोगे शासकीय पत्र में नहीं होता। देखो महोदय बिल्कुल लिखा जाता है, भवदीय बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रतिलिपि बिल्कुल लिखा जाता है, प्रिय श्री नहीं लिखा जाता क्योंकि ये पत्र औपचारिक होते हैं। और एक पत्र होता है, देखो यहीं पर एक के साथ 2 प्रश्न बना दूं आपको। अगर प्रश्न आ जाए कि जो आपका प्रिय श्री है वो किस में लिखा जाता है, तो ये अर्धशासकीय में लिखा जाता है, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र हमेशा नाम से लिखा जाता है, और ये बाकी का जो शासकीय पत्र है ये हमेशा पद से लिखा जाता है ना। इसमें नाम लिखेंगे, प्रिय श्री, कैखेगे, चैछे, जो भी नाम दिया हुआ है परीक्षा में वो लिखना होता है, ठीक है ना। क्योंकि अपन को परीक्षा में लिखना नहीं है, जब अधिकारी बन जाएंगे, सर्विस लग जाएंगे, जब लिखेंगे। तो आपको जो है परीक्षा में दिया हुआ होता है वो नाम लिखना है, नहीं तो कैखेगे चैछे लिख दे। तो अर्धशासकीय पत्र होता है, ये नाम से लिखा जाता है, इसमें थोड़ी सी आत्मीयता होती है, ठीक है ना। ये आपका पत्र जो है हमेशा अपने से बराबर या छोटे, जिसको अधीनस्थ कहते हैं, अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जाता है। शासकीय पत्र आपके बराबर को भी लिख सकते हैं, अधीनस्थ कहते हैं नीचे वाले को भी लिख सकते हैं, उच्चाधिकारी यानी अपने से बड़े को भी लिख सकते हैं, बराबर का होता है उसको समकक्ष कहते हैं, समकक्ष को भी लिख सकते हैं, ये सबको लिखा जाता है। ये औपचारिक पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है, इसमें कोई आत्मीयता नहीं होती है, इसमें थोड़ी सी आत्मीयता होती है। तो इसमें आपके महोदय लिख सकते हैं, भवदीय लिख सकते हैं, प्रतिलिपि होती है। एक पत्र की कई कॉपी आप आसपास के और अधिकारियों को भेज दो, संबंधित सूचना भेज दो, कॉपी 2 जिसे कहते हैं, तो वो आपके जो है इसमें भेजी जाती है। तो तीनों चीजें भेजी जाती है। प्रिय श्री केवल अर्धशासकीय पत्र में लिखा जाता है। अगला देखोगे अर्धशासकीय पत्र में होता है, देखो अभी मैंने अर्धशासकीय समझाया। तो अति औपचारिकता नहीं, ये तो गलत है। आदेशात्मक भाषा नहीं। आदेशात्मक जो भाषा होती है या तो कार्यालय आदेश में होती है। आदेशात्मक भाषा किसमें होती है, या तो होती है कार्यालय आदेश में, या फिर आपके सिलेबस में है तो आप देखना एक होता है परिपत्र, या फिर आदेशात्मक भाषा परिपत्र में होती है ठीक है ना। तो आपके देखेंगे, और आपके जो है प्रतिलिपि, प्रतिलिपि इसमें नहीं होती है बिल्कुल। आदेशात्मक भाषा नहीं होती है। प्रेषिति का नाम से संबोधन, अभी अभी मैंने समझाया, वही प्रश्न बन गया। इसमें प्रेषिति किससे संबोधित किया जाएगा, नाम से। प्रिय श्री सुनील कुमार जी, प्रिय श्री कैखे गए, प्रिय श्री शर्मा जी, प्रिय श्री गुप्ता जी। तो इसमें सारा किससे चलेगा, नाम से चलता है। इसमें सारा का सारा आपके नाम से चलता है। परिपत्र में नहीं लिखा जाता, यहां थोड़ी सी देखो गलती हो गई है। परिपत्र में नहीं लिखा जाता, 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 ठीक है ना। नहीं, बिल्कुल सही है, परिपत्र नहीं लिखा जाता, बिल्कुल सही है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। परिपत्र नहीं लिखा जाता। उच्चाधिकारी को, बिल्कुल भाई, परिपत्र कभी भी उच्चाधिकारी को नहीं लिखा जाता, है ना। परिपत्र भी नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। और जो अर्धशासकीय पत्र है वो भी उच्चाधिकारी को नहीं लिखा जाता। और तीसरा कार्यालय आदेश। ये 3 पत्र हैं, कार्यालय आदेश, आपके जो है परिपत्र, और आपका अर्धशासकीय पत्र। ये 3 ऐसे पत्र हैं जो कभी भी उच्चाधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं।
तो ये देखो, आपके उच्चाधिकारी को नहीं लिखा जाता, समकक्ष को लिख सकते हैं, समस्त को लिख सकते हैं, अधीनस्थ को लिख सकते हैं। तो पहला उत्तर हो गया, है ना। परिपत्र हमेशा कब जाता है, जैसे आपके कार्यालय आदेश है तो ऐसे ही एक साथ आदेशात्मक सबको सूचना देनी है। 10 अधिकारी है 10 को देनी, 50 है 50 को देनी, 100 है 100 को देनी, पूरे राजस्थान के अधिकारियों को सूचना देनी है कि भाई कल की छुट्टी रखनी है, सबको सूचना देनी है कि भाई कल से अपना टाइम ये बदल दीजिए ऑफिस का, तो सबको एक साथ सूचना देनी है, तो वो परिपत्र होता है। अधीनस्थ अपने से, अधीनस्थ होते अपने से नीचे, अधीनस्थ को जाता है, समस्त को भी जाता है और समकक्ष बराबर को भी चला जाता है, लेकिन उच्चाधिकारी को परिपत्र कभी नहीं लिखा जाता। बन गया प्रश्न आपको। अधिसूचना कौन जारी कर सकता है, देखो मैं थोड़ा सा अधिसूचना के बारे में बता दूं। अधिसूचना आपके जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्राधिकार से जारी होती है, बाकी कोई भी अधिकारी जारी कर सकता है ना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री ये जारी नहीं कर पाएंगे। अधिसूचना राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेश से जारी होती है, उनके प्राधिकार से जारी होती है, इसलिए इसमें लिख दिया जाता है। भले कोई भी लिख रहा है, जिला कलेक्टर लिख रहा है, एसडीएम लिख रहा है, कोई भी लिख रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी लिख रहा है, तहसीलदार लिख रहा है, लेकिन उसमें लिख देगा क्या, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से या संविधान के इस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, और साइन करेगा, वहां लिख देगा आज्ञा से, पूरा लिख देता है, कभी-कभी राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। सेंट्रल का कोई डिपार्टमेंट होगा तो राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से, ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो यहां पर क्या लिखा है, अधिसूचना कौन जारी कर सकता है। एक बार ऐसे भी प्रश्न आया है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण करनी है, जमीन लेनी है, भाई कोई सड़क बनाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब समझ के, सड़क बनाएंगे आपके, नेशनल हाईवे जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, तो राष्ट्रीय राजमार्ग यदि बनाना है, देखो ऐसे भी घुमा के प्रश्न आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हेतु भूमि ग्रहण करने के लिए, भूमि अधिग्रहण करने के लिए निम्न में से कौन अधिसूचना जारी करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा, क्यों, नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे कहां से बनेगा, राष्ट्रपति। हो गया क्लियर। अगर स्टेट हाईवे होता, राज्य राजमार्ग होता, राज्य का राजमार्ग होता, तो राज्यपाल जारी करता। क्लियर हो गया ना। और ये हमारा कौन सा था, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे है तो नेशनल हाईवे तो कौन जारी करेगा, आपका राष्ट्रपति जारी करेगा। ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज करता है कभी कभी, प्रश्न वही है, उत्तर उसका वही है, प्रश्न भी वही, बस वो केवल आपको कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि अधिसूचना कौन जारी करता है, हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसके अलावा एक बात और याद रखना, अधिसूचना हमेशा गजट में आती है, गजट में प्रकाशित होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजपत्र। ये संविधान का एक पार्ट होता है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी अध्यादेश आता है, कोई भी आदेश पारित होता है, कोई भी संविधान नया कानून पारित होता है, कोई भी विधानसभा या संसद आदि में कोई विधेयक बनता है, पारित होता है, तो वो जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक वह आपका क्या है कि कभी भी जो है आपके कानून नहीं बनेगा, लागू नहीं होगा। अच्छी तरह समझ लो, वो गजट में छपता है, जिसकी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, राजकीय मुद्रणालय, उसको भी एक कॉपी जाएगी, वहां से छप के सब डिपार्टमेंट में कॉपी बटेगी। तो सीधा प्रश्न हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया, राज्यपाल। अधिसूचना कौन जारी कर सकता है, राज्यपाल जारी कर सकता है। चंद्रमौली बहुत बार आया है, चंद्रमौली ये बहुत बार आया हुआ है। चंद्रचूड़, चूड़ का मतलब क्या होता है, बाल, ये शुद्धि अशुद्धि में भी आया है, ये इसी साल आपके चंद्रमौली, बिल्कुल सीधा है। तो ये मौली बड़ी मात्रा दे दी तो गलत हो गया। ये किसका पर्यायवाची है आपको पता है, शिव जी का, और शिव जी को हम क्या बोलते हैं, आशुतोष बोलते हैं। कितना अच्छा है, चंद्रमा है, मौली मतलब बाल, और चूड़ माने भी बाल, जिसका एक और पर्यायवाची है चंद्रशेखर। एक से ही देखो आपके ये सारे इंपॉर्टेंट है। शेखर बाल, बाल, शिखर तो पर्वत होता है, शिखर पर्वत की चोटी, और शेखर होता है बाल। तो चंद्रमा है जिसके मौली पर, चंद्रमा है जिसके बाल पर, चंद्रमा है जिसके शेखर पर, तो चंद्रचूड़, चूड़ माने भी बाल, चूड़ा कर्म संस्कार, बाल, बाल काटना, मुंडन, तो आपके चूड़ बाल को ही कहते हैं। तो चंद्रमौली, चंद्रमा जिनके मौली यानी बालों पर है, तो वो कौन हो जाएंगे, शिवजी महाराज। तो आशुतोष कहते हैं, आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला। ये आशुतोष कम से कम 50 बार आ गया अलग अलग परीक्षाओं में, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, बहुत बार आता है। शीघ्र प्रसन्न, भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये बनवर्ड में भी बहुत बार आया, ठीक है ना। या तो आपके पर्यायवाची पूछ लिया, ये बनवर्ड में भी आएगा, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला। नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सरल है ना। नीलकंठ आपके महादेव के लिए प्रयोग होता है, सीधा है, तो क्योंकि उनके गले में क्या है, जहर है। नीलकंठ भी कई बार पूछा, ये कम पूछा जाता है, वो ज्यादा पूछा जाता है। चंद्रमौली भी कई बार, चंद्रशेखर भी, और आपके जो है आशुतोष सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका नीलकंठ भी शिव जी के लिए आता है, आपके लिए। श्रीश, ये बहुत बार आया है, दीर्घ संधि है भाई, श्री प्लस ईश। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो स्वामी है ना। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया, श्रीश, विष्णु भगवान का पर्यायवाची हो गया। और कौन सी संधि हो गई इसमें, दीर्घ संधि हो गई। शैलजा, शैल मानी पर्वत,
और पर्वत से जो पैदा हुई, बताइए कौन पैदा हुई थी शैलजा? पार्वती। पार्वती पैदा हुई। पार्वती का जन्म याद है? हिमालय के यहाँ पैदा हुआ। माँ का नाम मैना है। तो सीधा प्रश्न है, तो बहुव्रीहि समास हो गया ये आपका। मध्वरी। मध्वरी, मधु नाम का एक राक्षस मारा। मधु को कई ने मारा, विष्णु भगवान ने भी मारा, है ना, आपके जो है कृष्ण भगवान ने भी मारा, देवी ने भी मारे। मधु कैटभ जेई मारे, मधु और कैटभ दो राक्षस। मधु नाम का एक राजा भी हुआ है ना, जिसके वंश में भगवान श्री कृष्ण हुए। यदुवंशी राजा हुआ है माधव, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? माधव कहलाते हैं। मधुसूदन भी कहते हैं, सूदन यानी भी मारना, मधु का सूदन करने वाले, मधु को मारने वाले। तो मधु राक्षस हुआ। तो यहां देखो शक्र इंद्र को कहते हैं। नहीं नहीं, इंद्र नहीं, देवता है ये ब्रह्मा, तो विष्णु भगवान हो गए। या तो विष्णु होता है और या फिर मध्वरी कौन कहलाता है? कृष्ण। दो के लिए आता है। अब दोनों में से एक ही पूछा है तो विष्णु भगवान, क्योंकि विष्णु के ही अवतार कौन है? कृष्ण। औरत शब्द कौन सी भाषा का है? हिंदी का, फारसी का, तुर्की का, अरबी का? अरबी का है भाई। ठीक है, औरत शब्द किसका है? अरबी का। देखो ये मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया, बाकी ऐसे कम पूछता है, अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी ऐसे नहीं पूछता है। केवल क्या पूछता है? हिंदी, संस्कृत यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ऐसे पूछता है, या मिश्रित। ठीक है भाई, ऐसे पूछता है आपको। लेकिन कोई बात नहीं, एक प्रश्न मैंने ऐसे दे दिया है। औरत, औजार, ये अरबी भाषा का है ना, आदमी ये अरबी के। रौप्य शब्द अभी इसी साल आया हुआ है, ये तो कई बार प्रश्न आ गया। रौप्य, चांदी को कहते हैं भाई। रौप्य किसको कहते हैं? चांदी को। इसी साल आया हुआ है। रौप्य चांदी को कहते हैं। लौह है, ये बहुत बार आ गया। चांदी का पर्यायवाची बहुत बार पूछ लिया। तो रौप्य चांदी को कहते हैं भाई, चांदी का पर्यायवाची है। दया शब्द के साथ, दया शब्द के साथ किस प्रत्यय का प्रयोग करने से विशेषण बन जाएगा? यानी देखो कितना घुमा के पूछ लिया। यानी आपको दया शब्द के साथ प्रत्यय भी पूछ लिया, कौन सा प्रत्यय लगाया जाए जिससे कि वो शब्द क्या बन जाएगा? आपका विशेषण। दया आपकी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? भाववाची। संज्ञा कौन सी है? ये भाववाची। तो आपका एक प्रश्न और बन जाएगा कि भाववाची संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताइए, या संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताइए। एक प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा। एक आपके ये बन गया कि दया के साथ कौन सा प्रत्यय लगाया जाए कि विशेषण बन जाए, तो कौन सा? दयालु। जैसा हम एक और बना सकते हैं, अगर कृपा में हम आलू जोड़ दिया जाए तो कृपालु बन जाता है। ऐसे ही अगर झगड़ा में आलू जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? झगड़ालू बन जाता है। झगड़ा में यदि आलू प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? आपके जो है, अगर श्रद्धा में आलू जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? श्रद्धालु। अगला है दो दो बातें करना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दो दो बातें करना है ना, थोड़ी सी बातें करना, बताइए आप। बन गया ना आपका प्रश्न कि भाई बताइए क्या थोड़ी सी बातें करना है? आपके जो है थोड़ी सी बातें करना, बताओ क्या करना? आपके जो है दो दो बातें करना है, मुकाबला करना, या किसी से जो है आपके प्रेम करना। तो आप ही बताइए भाई कौन सा आपके जो है उत्तर हो जाएगा? तो थोड़ी थोड़ी बातें करना, तो इसका मतलब हो गया थोड़ी सी बात करना, है ना। मुकाबला करना नहीं होता, याद रखना। मुकाबला करना तो जब होता है जब दो दो हाथ, दो दो हाथ करना। ठीक है, दो दो हाथ करना होता है ये, इसलिए तो कंफ्यूजन के लिए दिया है। दो दो हाथ करना होता है तब तो क्या भाई, दो दो हाथ किया है ना, यानी मुकाबला किया, टक्कर ली, भिड़ गए, दो दो हाथ किया है ना, हो जाए दो दो हाथ, यानी टक्कर हो जाए, मुकाबला, तब तो मुकाबला आएगा। लेकिन दो दो बातें करना यानी थोड़ी थोड़ी बातें करना, थोड़ी सी बातें करना, दो दो बातें करना। आटा दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। आटा में दाल होना, आटा अथवा दाल लाना, बाजार का ज्ञान होना, या फिर आपके जो है सांसारिक ज्ञान होना। बताइए कौन सा हो जाएगा आपके? आटा दाल का जो है आपके कौन सा हो जाएगा? सांसारिक ज्ञान होना। लोग व्यवहार में खूब बोलते हैं, बिल्कुल सीधा है। अरे भाई जब तू कछु करेगो ना, जब पता लगेगा कि भाई आटा दाल का भाव हो गया ना, तो ऐसे क्या है? आटा दाल का भाव मालूम होना यानी सांसारिक ज्ञान होना, दुनियादारी का ज्ञान होना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दुनियादारी का ज्ञान। धान देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। धान देना, देखो कितना अच्छा शब्द है इसका, तो आप बताइए धान देना कितना शानदार है आपका प्रश्न जो है, बताओ। है धान देना कितना शानदार है, छोटा सा है, छोटा सा है धान देना। अरे भाई किसी को फंसा देना, किसी को मुसीबत में फंसा देना, धान देना। मूठ देना तो वो होता है जो किसी पर जादू टोना करते,
ठीक है ना, धुआं करना भी वो नॉर्मल है, जैसे कोई मच्छर अक्षर मारने के लिए उधार देना, तो धांध देना होता है किसी को धांधली कर देना, किसी को फंसा देना, धांधली करना, सही है, ऐसे समझ आओ, धांधली करना, धांध देना, फंसा देना। कितना शानदार पूछा है। बछिया का ताऊ होना मुहावरा बताइए। बछिया का ताऊ होना मुहावरा बिल्कुल मूर्ख होना। बछिया का ताऊ, बछिया यानी बछड़ा, और बच्चे का ताऊ यानी बच्चे का ताऊ तो बछड़ा जैसा ही होगा, यानी कैसी बातें करेगा। ऊंटों के ब्याह में गधे गीत गाते हैं, लोकोक्ति है। उष्ट्राणाम विवाह हेतु गीतम गायन्ति गर्दभः से परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊंटों के ब्याह में गधे गीत गाते हैं, वो सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। ऊंट कहता है सुंदर गीत गाया, मधुर गीत गाया। गधा कहता है सुंदर रूप है दूल्हे का। यानी मूर्खों की प्रशंसा मूर्ख ही करते हैं। तो बछिया का ताऊ होना यानी मूर्ख होना। अगला है आपका, निम्न में से हिंदी शब्द नहीं है, ऐसा शब्द बताइए जो क्या है, हिंदी का शब्द नहीं है। कितना शानदार प्रश्न पूछा है। तो देखो, भाऊ हिंदी में बोलते हैं ना, भाऊ भाऊ भाई या भाऊ, है ना, भाऊ बोलते हैं ना कई जगह, बिहारी वगैरह ये कई बोलते हैं भाऊ, अरे ओ भाऊ, है ना, बिहार में बोलते हैं बिहारी हो गया। पथरी अपने हिंदी में बोलते, पत्थर से पथरी बना लिया। नटखट अपने हिंदी में बोलते हैं। तो बटुक जो है आपका संस्कृत शब्द है। बटुक कौन सा है, संस्कृत, जिसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। आप कहोगे साहब बटुक का अर्थ क्या है, तो बटुक का अर्थ होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कह लो, ब्राह्मण भी कह सकते हो, ब्राह्मण का बच्चा, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का बच्चा छोटा ब्रह्मचारी। ठीक है, तो ब्राह्मण का जो बच्चा होता है बटुक कहलाता है, बटुक महाराज, बटुकेश्वर। उपसर्ग युक्त शब्द है। देखो विस्मय, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं है। विद्वान थोड़ा सा गलत लिखा है, इसके हलंत आएगा, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें विद धातु है, उपसर्ग नहीं है, विद। और वैशेषिक इसमें है, इसको हम अलग करते हैं। अगर ये भी पूछ ले कि किस विकल्प में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है, तो याद रखना इसमें प्रत्यय भी है और आपके उपसर्ग भी है, वी और आपका शेष, और इसमें एक प्रत्यय है। तो इस प्रकार से ये आपका आपका बी उपसर्ग है, शेष है, और पहले विशेष बन जाएगा। और विशेष में जब आप एक प्रत्यय जोड़ देते हो तो आपका जो है क्या बन जाता है, वैशेषिक बन जाता है। यदि हम विशेष में एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, वैशेषिक बन जाता है। विशेष में एक प्रत्यय यदि जोड़े तो वैशेषिक बन जाता है। ज्ञापन में क्या होता है, हल्का सा समझा दूं, ज्ञापन क्या होता है। जब हम कार्यालय के अंदर आपस में, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है, कार्यालय के अंदर आपस में अधिकारी जब एक पत्र लिखते हैं ज्ञापन, तो इसमें क्या होता है कि जो पावती होती है, जैसे किसी अधिकारी ने कोई फाइल भेजी, वो फाइल उस अधिकारी को मिल गई, तो एक ज्ञापन द्वारा लिख देगा कि आपकी फाइल मिल गई है, पत्रावली हमको प्राप्त हुई है, हम शीघ्र जो है अनुमोदन के लिए उच्चाधिकारी को भेज रहे हैं, शीघ्र कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार कोई कार्य का बंटवारा करना है कि भाई 50 फाइल है तो कल से 10 फाइलें इसको देखनी है, 5 इसको देखनी है, 6 इसको देखनी है। तो इस प्रकार से जो है इसको कहते हैं कार्य का बंटवारा करना। किसी की पदोन्नति की सूचना देना, किसी के वेतन संबंधी कोई विसंगति है उसको दूर करने की सूचना देना, कोई आपके आवास संबंधी कोई शिकायत है उसकी सूचना देना, और कोई छोटे मोटे विवाद है उनका निपटारा करना। किसी अधिकारी ने कोई लापरवाही की है तो उसको कहते हैं भर्त्सनात्मक टिप्पणी, निंदा, है ना, रेड रेड पेन से कुछ लिख देंगे, रेड पेन चला देंगे, केवल गोलाई कर देंगे, तो याद रखना उसी से छोटा मोटा प्रमोशन रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भर्त्सनात्मक टिप्पणी बोलते हैं। तो जहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं वो आपके क्या लिखा जाता है, ज्ञापन। अब देखते हैं, कार्य विभाजन बिल्कुल होता है इसमें, शिकायत बिल्कुल इसमें शिकायत होती है, पावती सूचना बिल्कुल इसमें पावती सूचना भी होती है। तो सीधा सा इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उक्त सभी, बिल्कुल इसमें सभी कार्य होते हैं। हो गया क्लियर, उक्त सभी हो जाएंगे इसमें, ज्ञापन में ये सभी कार्य होते हैं। अगला है तपोधन में कौन सी संधि है, सीधा है तो विसर्ग संधि। तप है प्लस धन, तप ही जिसका धन है, तप ही जिसका धन है, सही है ना, तप ही जिसका जो है, तो आपका तप ही जिसका धन है, तपोधन। उपेंद्र में संधि कौन सी है, इसमें उप उपसर्ग है और आपका इंद्र शब्द है, ए और ई को मिलकर के आपका गुण हो जाता है, गुण क्या हो जाता है, ए। तो कौन सी संधि हो गई आपके, गुण संधि। वैसे उपेंद्र किसके लिए आता है, जो विष्णु भगवान का वामन अवतार था,
जो वामन अवतार था वो उपेंद्र है, इंद्र का छोटा भाई बन के गए थे। वामन अवतार आप जानते हो 3 कदम जहां पर जाकर के क्या मांगी थी, भूमि मांगी थी, जहां 3 कदम भूमि मांगी थी वो वामन अवतार था। अभिवादन प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग, अभिवादन में यहां पर मैं लगाना है, यहां छूट गया। अभिवादन में कौन सा प्रत्यय है कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें अभी उपसर्ग है, वद आपके मूल धातु है, और आपका जो है अन प्रत्यय है, पूछा हुआ भी है ये, तो सीधी सी बात है वद मूल धातु है, अभी उपसर्ग और अन प्रत्यय, तो ये उत्तर हो गया अभी और अन। आपका जो है अभी और जो है अन हो चुका है, आपका उत्तर एकदम जो है कंफर्म आ गया है आपके। वैदेही में कौन सा प्रत्यय है, विदेह राज जनक को कहते हैं, और जनक की बेटी जानकी ई प्रत्यय है, द्रुपद की बेटी द्रौपदी, जनक की बेटी जानकी, विदेह की बेटी वैदेही, तो इस प्रकार से विदेह में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वैदेही। वैदेही किसका पर्यायवाची है, अगर पर्यायवाची आया तो सीता का। देखो एक के साथ 2 2 3 3 प्रश्न भी आप देखते चलो, सीता का पर्यायवाची है। अगला पारिव्राजक, कई बार पूछा है, 2 बार तो ये एसआई में पूछ लिया। पारिव्राजक किसी भी ब्रह्मचारी को कहते हैं भाई, किसको कहते हैं, ब्रह्मचारी को कहते हैं। पारिव्राजक किसे कहते हैं, किसी भी ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी क्या होता है, जो हाथ में डंडा लेके चले, और क्या लेके चले, कमंडलू लेकर के चले, हाथ में दंड हो कमंडलू हो, तो दंडी को कहते हैं, ब्रह्मचारी को कहते हैं। कितना शानदार आपके प्रश्न। घुमा फिरा के पूछा है आपसे, रित शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा, यानी रित को हमको क्या है, विलोम बनाना है। आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया ये, विलोम, तो रित का अनृत हो जाएगा, अन लगाना। रित का मतलब या तो होता है सीधा या होता है सत्य, सत्य के लिए ज्यादा आता है। तो रित का अर्थ सत्य है, तो अनृत का अर्थ क्या हो जाएगा, झूठ। तो अनृत यानी झूठ हो जाएगा, झूठा कह लो या झूठ कह लो, खाली जो आपकी इच्छा। तो सत्य और असत्य के संदर्भ में हो जाता है ये नृत और अनृत। कई बार पूछा हुआ है, इन दिनों तो हालांकि नहीं आया है, एक आध साल में, तो पहले कई बार आया है। निम्न में से हिंदी शब्द किस विकल्प में, यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें आपके हिंदी का शब्द दिया हुआ है। देखो बगुला है ना, आपके वातायन, सहस्त्र, वक्रता, तो देखो ये सब तीनों तो आपके किसके हैं, संस्कृत के। साफ आपको पता लग रहा है, वातायन क्या होता है आप जानते हो, वातायन, वातायन आपके वो होते हैं झरोखे, वेंटिलेशन, जहां से हवा आती है। और बगुला हो गया, क्योंकि बगुला का तत्सम होता है वक, बगुला का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, बक होता है, ध्यान रखना, बगुला का तत्सम हमेशा बक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है समीक्षा शब्द में उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, तो समीक्षा आपकी कौन सी है, भाववाची संज्ञा है, सीधा है। तो मैंने आपको अभी तो बताया था तितीर्षा, मुमूर्षा। अब देखो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको थोड़ी देर पहले मैक्सिमम चीजें समझा दी एक एक बार, अब थोड़ी सी आपकी स्पीड भी ठीक रहेगी। क्यों, क्योंकि अब मैक्सिमम चीजें अब वही रिपीट होते रहेंगे, पर्यायवाची, संधि, प्रत्यय, है ना, आपके जो है वन वर्ड वो रिपीट होते रहेंगे, पत्र, है ना, तो वो रिपीट होंगे, तो अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आपके जो समीक्षा है उसमें आपके जो है भाववाची संज्ञा है। ये आप देखेंगे, अगर इस क्लास की आप लोगों को पीडीएफ जो है लेनी है, तो आप जो है माइंड मैप के जो टेलीग्राम है ये दिया हुआ है लिंक, इस पर आप जाएं और आप इसकी क्या ले सकते हैं, आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। और लिंक वीडियो के नीचे पिन दिया हुआ है, आपका जो लिंक है ना वीडियो के नीचे पिन अप किया हुआ है, उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके ऑन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करें, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, और टेलीग्राम से जुड़ करके इसका आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, ठीक है भाई। और अपने सब्सक्राइब भी करते रहो, इसको भूलो मत, आप अपने साथियों को भेजते रहो, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी करते रहो। अरे भाई देखो हमारी मेहनत से आपको फल मिल रहा है, और आपकी मेहनत से, आपके विश्वास से आपको अच्छा लग रहा है, वाकई आप संतुष्ट हैं, हम ये भी नहीं करें जबरदस्ती आप ऐसा करो, आप वाकई संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है वाकई हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वाकई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करें, अपने साथियों को भेजो, है ना, ज्यादा से ज्यादा आप जो है ज्ञान का तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी चीज है, विद्या एक ऐसी चीज है, इसको रखना नहीं चाहिए, इसको तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि विद्या को क्या करते हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है,
जो खर्च है त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती का भंडार है, इसको जितना खर्च करोगे, जितना आगे बढ़ाओगे, उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और इसको आप सोचोगे कि हमारा ज्ञान दूसरे को क्यों चला जाए, तो उससे क्या होगा, ये खत्म हो जाता है। इसलिए सरस्वती का भंडार एक ज्ञान का कार्य है, इसको तो ज्यादा से ज्यादा फैलाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहिए सरस्वती के भंडार की। तो सबको आप सब्सक्राइब करने के लिए कहो, आप भी करो, है ना, अपने साथियों को भेजो, सबको जो है शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो आप। चलिए भाई ठीक है, तो ये आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला आपका बहुत अच्छा शब्द है मनु आदेश, हालांकि ये पूछा नहीं है अभी। तो ये मनु प्लस आदेश, मनु प्लस आज्ञा, तो ये आपकी यण संधि है। जैसे और भी शब्द लिख सकते हैं, मनु प्लस अंतर, जब हमारे एक मनु बदल जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक मनवंतर कहलाता है। जब एक मनु हमारा बदल जाता है तब एक मनवंतर होता है। कौन सी संधि हुई, यण संधि, क्योंकि ऊ को क्या हो जाएगा, बै। तो ये हमने पहले भी चर्चा कर ली है, यण संधि हो गई। निराम शब्द हेतु वाक्यांश